हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 6th यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। ठीक है, देन उसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक रूप है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को लूज करेगा, छोड़ेगा, तो फिर उसका टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, ये तो था हीट के बारे में, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। अभी अपन बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ठीक है, स्पेसिफिक हीट, हेडिंग लगा लीजिए स्पेसिफिक हीट। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ओके, अभी क्या करते हैं दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास है 1 यूनिट। ठीक है, जिसका मास है 1 यूनिट। ओके, तो इसका मास क्या हो गया दोस्तों? 1 यूनिट। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे आपका सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट होता है ग्राम। तो इसका हम लोग मान लेते हैं इसका मास है 1 ग्राम ओनली। ओके, एंड इसका एक इनिशियल टेम्परेचर होगा, प्राथमिक अवस्था में इसका एक टेम्परेचर होगा जिसको मान लेते हैं हम लोग 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस। इसका मास है 1 ग्राम एंड इसका टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज कराना चाहते हैं। कितना इंक्रीज कराएंगे? सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा? 29 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों? टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं सिर्फ 1 डिग्री। तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों? हीट देना होगा। ओके, तो हम लोगों ने इसको दिए हैं हीट, इसको हम लोगों ने दिए हैं हीट। ठीक है, ये हो गया हीट। हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ओके, तो ये जो हम लोगों ने हीट दिए हैं दोस्तों, यही हीट क्या है? इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हीट का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो फिर ये बात पूरा आपको समझ में आ जाएगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास है ओनली 1 यूनिट, ठीक है, जिसका मास है 1 यूनिट, सो 1 यूनिट मास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 यूनिट इंक्रीज कराने के लिए जो टेम्परेचर, जो हीट चाहिए हमें, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट, या फिर क्वांटिटी लिख सकते हैं, अमाउंट of heat required to raise the temperature, required to raise the temperature of unit mass of any substance by 1 unit. ठीक है, by 1 unit. Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of any substance by 1 unit. मतलब यूनिट मास वाले, एकक मास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हम लोग 1 यूनिट इंक्रीज कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट हमें सप्लाई करना होगा, उसी हीट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हो गया दोस्तों स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। बात समझ में आया? स्पेसिफिक हीट क्या है? किसी भी 1 यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हम लोग 1 यूनिट इंक्रीज कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट हमें देना होगा वही है स्पेसिफिक हीट। एंड ये जो बात है दोस्तों, ये सॉलिड के केस में अप्लाई होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, एंड गैस के केस में थोड़ा अलग सा मैटर है। ठीक है, गैस को जब हम लोग डिस्कस करेंगे गैस के लिए स्पेसिफिक हीट, तो वो बात भी हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल ये जो हम लोगों ने समझे हैं दोस्तों, ये सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लागू होता है। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लागू होता है। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसका जो मेजरमेंट है कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कितना हीट हमें चाहिए, देन उसके बाद हम लोग इसका यूनिट भी देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एस इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? डेल्टा क्यू अपन में एम डेल्टा टी। ठीक है, एम डेल्टा टी। ओके, एम डेल्टा टी। ठीक है, ओके, तो ये डेल्टा टी क्या है दोस्तों? डेल्टा टी इजिकल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्प, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
बात समझ में आया। फाइनल टेम्प को अगर हम लोग TF लिखेंगे माइनस यहाँ पे लिखेंगे TI, T इनिशियल, तो ये होगा डेल्टा T का वैल्यू। ठीक है, पहले कितना था टेम्परेचर, बाद में कितना हुआ, जो पहले था वो है इनिशियल टेम्परेचर, बाद में हीट देने के बाद कितना हुआ वो है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा T का वैल्यू हमें मिल गया है। M क्या है, M का जानते हैं आप, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का जो मास है वही है। एंड डेल्टा Q बोले तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट सप्लाई करे है हम लोगों ने। ठीक है, कितना हीट लिया है वही है अमाउंट ऑफ हीट। ओके, Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा, बाकी सारे वैल्यू दिया जाएगा, तब आपको निकालना है वो अननोन वैल्यू। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 1 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है 1 किलोग्राम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से उसको अगर हम लोग 33 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना हीट चाहिए होगा, एंड स्पेसिफिक हीट ऐसे कुछ दिया जाएगा, कुछ एक वैल्यू दिया जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तब आपको सारे वैल्यू इस फॉर्मूला में लगा देना है। लगा देने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो एक हम लोग इसका भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अभी। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है वो हम लोग समझ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट्स क्या है। ठीक है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, Q अपन में M, ये होगा डेल्टा T। ठीक है, ओके, ये होगा आपका डेल्टा T। तो अगर हम लोग SI में बात करते हैं, SI सिस्टम में बात करते हैं, तो SI सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है दोस्तों। SI सिस्टम में हीट का यूनिट है जूल। ओके, CGS में कैलोरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि SI पे बात कर रहे हैं तो SI में हम लोग हीट का यूनिट लगा दिए हैं जूल। ओके, एंड मास का यूनिट क्या होता है kg, एंड टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है दोस्तों केल्विन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐसा यूनिट क्या निकल गया स्पेसिफिक हीट के लिए, जूल, kg इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, ठीक है ना। अभी अगर बात करें CGS में, CGS, तो CGS में हीट का यूनिट क्या होता है कैलोरी। ठीक है, एंड मास का यूनिट होता है ग्राम, एंड टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट का यूनिट। ठीक है, ये दोनों यूनिट आप याद रखेंगे। ओके, एंड हम लोग अपने सुविधा के लिए हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, केल्विन के जगह पे यहाँ पे सेल्सियस भी लगा सकते हैं, फ़ारेनहाइट भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोग कौन से सिचुएशन में कौन से स्केल में टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में ऐसे भी दिया जा सकता है यूनिट जूल, kg इनवर्स, ठीक है, एंड पर डिग्री सेल्सियस, ये भी ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ये हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग इसको बना लेते हैं। लेकिन अगर आप यूनिट की बात करते हैं SI या फिर CGS, तो प्रॉपर यूनिट ये दोनों है। ठीक है, एंड हम लोग इसको अपन के जो कन्वीनियंट के हिसाब से बना लेते हैं। ओके दोस्तों, चलो तो ये तो हमारा स्पेसिफिक हीट के बारे में हो गया, जो कि सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लागू होता है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, S इजिकल टू डेल्टा Q अपन में M डेल्टा T। ओके, अब डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q है अमाउंट ऑफ हीट, M है मास, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके निकाल सकते हैं, एंड S है स्पेसिफिक हीट। एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने देखा ऐसा यूनिट है इसका जूल पर kg पर केल्विन। ओके, एंड CGS यूनिट हम लोगों ने देखा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अब अपन बात करेंगे दोस्तों एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बिल्कुल किस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आता है तो कमेंट में उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। ओके, चलो अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट का। कहा गया है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज, चलो इसको मैं लिख देता हूँ अभी, कैलकुलेट द heat required to raise
0.6 kg ऑफ सैंड 0.6 kg ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, सैंड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड यहाँ पे एस ऑफ सैंड मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड का वैल्यू दिया गया है 830 जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस, केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बताया गया है, ओके। इसको हमें सॉल्व करना है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 0.6 kg ऑफ सैंड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड 830 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है दोस्तों, 0.6 kg का सैंड हमारे पास दिया गया है। मास क्या है, सैंड का मास कितना सैंड दिया गया है, 0.6 kg सैंड हमें दिया गया है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड इस टेम्परेचर को इंक्रीज करा के हमें कितना बनाना है दोस्तों, 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड स्पेसिफिक हीट दिया गया है 830 जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस, ओके, 830 जूल पर डिग्री केजी पर डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड यहाँ से हमें अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल, बस आपको फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो S इजिकल टू Q अपन में M डेल्टा T, ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग Q का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, Q इजिकल टू S M डेल्टा T, ठीक है, ओके। एंड S का वैल्यू हम लोग जानते हैं, M का वैल्यू जानते हैं, एंड डेल्टा T बोले तो क्या, TF माइनस TI, ओके। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, वैल्यू लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें सारे यूनिट चेक कर लेना है, ठीक है, सारे यूनिट चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट दिया गया है, यहाँ पे ये क्या है, ये जूल में है, मतलब SI में है, एंड ये आपका मास जो है केजी में है, एंड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। तो सभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है एंड मास केजी में है, बस हो गया, ठीक है, सब कुछ। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लगा देंगे, 830, एस का वैल्यू क्या है 830, एंड मास का वैल्यू है 0.6, एंड टेम्परेचर यहाँ पे 90 माइनस 30, ओके। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकलेगा वही होगा उसका आंसर, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हीट का यूनिट क्या है, यहाँ पे देखो हीट का यूनिट क्या है, जूल। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट करके पीछे जूल लगा दीजिएगा, तो ये हो गया हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया। चलो अब इसको मेरे पास क्योंकि अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। अभी अपन बात करेंगे गैस के केस में। गैस के केस में क्या होता है अभी अपन बात करते हैं। चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों अभी अपन बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में, जिसका एक और नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, और दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने जस्ट अभी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट को स्टडी किए हैं, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम लोगों ने अभी स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किए हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग स्पेसिफिक हीट गैस के लिए अलग से स्टडी करते हैं, ठीक है। गैस के लिए स्पेसिफिक हीट को अलग से क्यों स्टडी करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, एक्सपांसन, ठीक है, एक्सपांसन, ओके। देखो अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड लेंगे एंड एक कंटेनर में लिक्विड लेंगे, ठीक है, एंड इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देंगे, कोई भी एक अमाउंट ऑफ हीट देंगे, मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने दिए हैं। तो ये हीट देने से क्या होगा दोस्तों, इसका एक्सपांशन होगा, इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड के केस में भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ओके, ठीक है ना। तो ये जो इंक्रीज है, ये जो एक्सपांशन है वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल एक्सपांशन, ठीक है, नेग्लिजिबल एक्सपांशन। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस के केस में अगर हम लोग एक कंटेनर में यहाँ पे गैस को लेंगे एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे भी हम लोग देंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना हीट दिए हैं यहाँ पे भी उतना हीट देंगे, तो इसका जो एक्सपांशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा इन दोनों के तुलना में, ठीक है।
मोर एक्सपांशन, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सपांशन होने से, ज़्यादा वृद्धि होने से क्या होगा, ज़्यादा वृद्धि होने से यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करने का क्षमता ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल वर्क करने का क्षमता ज़्यादा होगा, यहाँ पे बहुत ही कम होगा, ठीक है। अगर बात करें सॉलिड के केस में तो एक रॉड लेते हैं, ये रॉड हो गया, रॉड का डायमेंशन मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। अब इस रॉड को हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस से हीट देके 100 डिग्री सेल्सियस किए हैं, तो इसका जो डायमेंशन होगा, मतलब लेंथ जो होगा वो थोड़ा ही इंक्रीज होगा। हीट देने के बाद मान लेते हैं इंक्रीज़ हुआ है, कुछ ऐसा इंक्रीज़ होगा, वो मिलीमीटर में होगा, ऐसे ऐसे ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 mm इंक्रीज़ हुआ है, 2 मिलीमीटर इंक्रीज़ हुआ है 1 मीटर में। लेकिन अगर बात करें गैस के केस में इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे इतना 2 mm, 1 मीटर में 2 mm, इसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके केस में जो एक्सपांसन होगा उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आता है यहाँ पे, नेग्लिजिबल एक्सपांशन होता है। सो एक्सटर्नल वर्क डन कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये जो बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों 2 मीटर का, इसके वजह से जो वर्क करेगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्क करेगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ हीट देने से इसका जो वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इस कंटेनर के भीतर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करने का क्षमता आ जाएगा। एंड जिसकी वजह से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो दोस्तों, साइकिल का जो ट्यूब होता है, ठीक है, साइकिल का जो ट्यूब होता है वो कभी कभी ब्रास्ट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ब्रास्ट हो जाता है। जैसे कि साइकिल का ये हमारा ट्यूब हो गया, इस ट्यूब को हम लोगों ने पूरा हवा से भर दिए हैं, एयर से भर दिए हैं, एंड साइकिल को हम लोगों ने धूप में खड़ा कर दिए हैं, ठीक है, धूप में खड़ा कर दिए हैं। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि जो ट्यूब है वो ब्रास्ट हो गया है, ठीक है, ट्यूब जो है वो ब्रास्ट हो गया है। अब क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो ये जो ट्यूब था दोस्तों, ये पूरा क्या था, बिल्कुल एयर से फुल था, एयर से हम लोगों ने इस ट्यूब को भर्ती कर दिए थे। अब हम लोगों ने क्योंकि इसको धूप में रखा तो धूप से इसको मिला है थोड़ा सा हीट, एंड इस हीट की वजह से इसका जो वॉल्यूम है, इस ट्यूब के भीतर जो भी एयर था, जो भी हवा था, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन वृद्धि हुआ है, ठीक है, उसका आयतन क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है। एंड उतना एक्सपांशन होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, एंड इस प्रेशर को ये ट्यूब बर्दाश्त नहीं कर सका एंड ब्रास्ट हो गया, ठीक है। तो देखो गैस के केस में हम लोग एक्सटर्नल वर्क को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके केस में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके स्पेसिफिक हीट को अलग से स्टडी करते हैं, एंड इसके केस में हम लोग अलग से स्टडी करते हैं। मोर एक्सपांसन मीन्स मोर एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, वर्क डन। यही है दोस्तों रीज़न जिसके लिए हम लोग गैस के केस में स्पेसिफिक हीट को अलग से स्टडी करते हैं। ये अगर समझ में आ गया है तो अभी देखते हैं कि गैस को हम लोग किस तरह से हीट दे सकते हैं। चलो, ये जो समझने वाली बात थी दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, गैस को हीट देने का तरीका देखेंगे, ठीक है, गैस को कैसे हीट किया जाता है। ओके, गैस कैन बी हीटेड इन 2 ways, ठीक है। गैस को हीट करने का 2 तरीका होता है दोस्तों, एक तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर में, दूसरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका अर्थ क्या है देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं गैस को थोड़ा बहुत अगर हीट देते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हम लोग वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कर सकते हैं। जैसे कि एक फिक्स्ड कंटेनर में, एक ये हमारा पूरा एयर टाइट कंटेनर है, ठीक है, मतलब ये एकदम रिजिड कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, इसके भीतर हम लोगों ने गैस लिए हैं, गैस को हीट दिए हैं, तो देखो इसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा ना, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये होगा आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हम लोग हीट कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो देखो एक ऐसे हम लोगों ने एक कंटेनर लिए हैं जिसमें कि ऐसे एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर के भीतर यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किए हैं 1 atm का, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैस लिए हैं। अब गैस को हम लोग अगर हीट देंगे तो देखो
गैस को हीट देने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर को हम लोगों ने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा है, ठीक है, प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है एंड इस तरीके से भी हम लोग गैस को हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका हो गया दोस्तों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दो तरीके से हम लोग गैस को हीट कर सकते हैं, ठीक है, गैस को हीट कर सकते हैं। एंड इसी वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, दोनों ही काइंड अभी डिस्कस करेंगे, दोनों ही टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। पहला हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं CV से, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या दोस्तों, CV से, ठीक है। V फॉर वॉल्यूम, C फॉर यहाँ पे हो गया स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू दिख रहा है आपको, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है, 1 मोल गैस लेंगे यहाँ पे, ओके, 1 मोल गैस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस थ्रू 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 Kelvin at constant volume, ठीक है, at constant volume. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume। मतलब क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का डेफिनेशन क्या कह रहा है, CV का डेफिनेशन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मोल गैस, किसी भी एक मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 केल्विन इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट हमें चाहिए होगा, जो हीट हमें सप्लाई करना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोगों ने 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ किए हैं, तो जितना हीट लगा है उसी को हम लोग कहते हैं CV, ठीक है, CV। अब बात करते हैं दूसरा, ठीक है, नीचे जगह है, थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर जिसको CP से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे होगा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, बाकी सब एक ही जैसा होगा, डेफिनेशन जो होगा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure, ठीक है, बात समझ में आया। कांस्टेंट प्रेशर में, प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर हम लोग 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट ज़रूरत होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, बोले तो CP, ठीक है, CP, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में, देन हम लोग CP एंड CV के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है, CP एंड CV के बीच में क्या रिलेशन है पूछा जाता है डेफिनेटली, एंड ये दोनों जो डेफिनेशन है ये दोनों भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा CP क्या है, CV क्या है, ठीक है। चलो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है,
तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, उसका यूनिट भी देख लिया है। उसका यूनिट क्या था दोस्तों? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। या फिर इसको हम लोग सीजीएस में अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे ही इसका भी क्या होगा? यूनिट होगा यूनिट्स ऑफ CV एंड CP, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? CV एंड CP का दोनों का ही यूनिट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही स्पेसिफिक हीट है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूनिट होगा आपका क्या होगा यहाँ पे? ये जो जूल, अगर SI की बात करें तो टेम्परेचर हीट का यूनिट होता है जूल, एंड यहाँ पे होगा मोल केल्विन, ठीक है, मोल केल्विन। ओके, मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम लोग 1 केल्विन रेज करना चाहते हैं तो फिर जितना टेम्परेचर लगेगा, जितना हीट लगेगा, वही है क्या? इसका यूनिट। तो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ओके, ये हो गया। एंड इसको हम लोग CGS में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर है, इसको हम लोग सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, या फिर यहाँ पे हम लोग कैलोरी भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अनुसार, ठीक है, जो हमें अच्छा लगे, या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो दिया जाएगा उसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो ऐसा यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। चलो, अभी एक यहाँ पे सवाल है दोस्तों, आप मुझे अभी बताएंगे कि CV और CP के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनमें से कौन मैक्सिमम होता है, कौन ज़्यादा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ठीक है। दोनों का तो सेम नहीं हो सकता, कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो CV का वैल्यू ज़्यादा है या फिर CP का वैल्यू ज़्यादा है? इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? ऐसा रिलेशन होगा या फिर ऐसा रिलेशन होगा, या फिर आपका CV = CP? तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके, CV > CP और CV <CP और CV = CP। तो इनमें से सही जो है दोस्तों, यहाँ में क्या होता है? CP का वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, करेक्ट आंसर इज CP > CV। CP का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका CV से ज़्यादा होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है, पूरा आपके स्क्रीन पे आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, ये एक सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। वाई CP > CV? वाई CP > CV? CP का वैल्यू CV से ज़्यादा क्यों होता है? तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, वाई CP > CV, एक्सप्लेन। When a gas is heated at constant volume, all the heat supplied is used to increase the temperature or internal energy of the gas. Okay, but when a gas is heated at constant pressure, it expands and it doesn't work against the external pressure. The heat supplied is used in two ways, partly to increase the internal energy or temperature, partly to do work against external pressure. Therefore, at constant pressure, an additional amount of heat equivalent to work done is utilized. Hence, more amount of heat is required to increase the temperature of 1 mole of a gas at constant pressure than the constant volume, ठीक है। एंड जिसके लिए CP > CV। तो बात समझ में आया दोस्तों इसको पढ़ के? चलो, अभी समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले तो इस पूरा स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, पूरा स्टेटमेंट को लिख लीजिए। फिलहाल अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये सवाल आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये सवाल आपको ऐसे ही लिखना है। मैं पूरा कंसेप्ट इसमें क्या बताया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्यों CP CV से ज़्यादा होता है। वाई CP > CP, एक्सप्लेन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इसको पूरा, इसका जो आंसर है आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ। तो देखो, ऐसा क्या है, अभी हम लोग 2 कंटेनर लेंगे, ऐसे 2 केसेस लेंगे, ठीक है। एक होगा आपका यहाँ पे, ये फिक्स्ड कंटेनर है, ठीक है, ये है फिक्स्ड कंटेनर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे एक पिस्टन रहेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे 1 atm प्रेशर
कोई भी प्रेशर ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं इसमें हम लोगों ने क्या किए हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं, इसको भी हम लोगों ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं, ठीक है। ये होगा गैस। तो दोनों ही केसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर का हम लोगों ने दो केसेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे है कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे रहेगा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको हीट देंगे तो गैस तो इंक्रीज नहीं हो सकता, गैस का जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज नहीं हो सकता ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो जितना भी हम लोग हीट देंगे वो क्या करेगा, अभी वो सभी के सभी पूरा का पूरा हीट गैस का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि गैस का तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, तो हीट के पास कोई और चारा नहीं है, वो क्या करेगा, अभी गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज कराएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो क्यू हो गया, ठीक है। सो टोटल हीट इज यूटिलाइज्ड, मतलब यूज हुआ है, इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो हीट हम लोगों ने दिए हैं, पूरा हीट क्या हुआ है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज्ड हो गया है। लेकिन यहाँ पे अब चले आते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही इसको हीट दिया, इस गैस को हीट दिया, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। एंड ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं गैस का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा यहाँ पे तो गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अभी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो हीट है, ये हीट अभी दो अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहा है, दो अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहा है। एक तो यूज़ हो रहा है इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हीट का एक पार्ट यूज़ हो रहा है। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट आपका होगा इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो हीट हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर में दिए हैं, ये दो अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहा है। एक तो गैस का वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे इस गैस का अगर हम लोग टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हैं एंड इस गैस का हम लोग 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट देने का ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा, क्योंकि जो भी हीट हम लोग देंगे ना, ठीक है, जो भी हीट हम लोग देंगे वो दो अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहा है। एक तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए हमें यहाँ पे हीट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हीट तो वेस्ट हो रहा है ना। ओके, एंड यहाँ पे कोई भी हीट हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा काम पे लग रहा है सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए। तो यहाँ पे हमें कम हीट देना होगा, ठीक है, इसीलिए CV का जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। ये जो है ये CV है एंड ये है CP, ठीक है। तो CP का वैल्यू ज़्यादा है एंड इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से, ठीक है। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट से मैं यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक मान लेते हैं, ये एक ज़मीन है, ठीक है, इसमें हमें पानी देना होगा, ठीक है। ये पानी दे के पूरा इसको हमें भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फसल उगाएंगे, ठीक है। तो पानी ऐसे हम लोग देंगे, पानी ऐसे देंगे। ये जो ड्रेन है दोस्तों, ये किसका ड्रेन है, ये आपका सीमेंट वाला ड्रेन है, ठीक है, कंक्रीट का ड्रेन है, सीमेंटेड ड्रेन। तो इस ड्रेन में पानी का जो लॉस है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रेन बनाया गया है वो सीमेंटेड करा गया है, मतलब पानी बाहर नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा पानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा पानी ज़मीन पे आ जाएगा। लेकिन दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या है, देखो ये जो ड्रेन है दोस्तों, ये ड्रेन अर्थन ड्रेन है, ठीक है, अर्थन ड्रेन मतलब मिट्टी का ड्रेन है, मिट्टी काट के हम लोग इसको बनाए हैं। तो यहाँ पे सेम वाटर भरने के लिए हमें क्या होगा, ज़्यादा वाटर देना होगा या फिर कम वाटर देना होगा, बोलो। यहाँ पे ज़्यादा वाटर देना होगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा वाटर देना होगा। यहाँ पे वाटर का कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का कोई भी लॉस नहीं है, पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे हमारा ज़मीन पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कम वाटर लगेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे ये जो मिट्टी का ड्रेन है, इस मिट्टी के ड्रेन में थोड़ा सा पानी वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा पानी वेस्ट हो रहा है, ड्रेन के बाहर चला जा रहा है, ओके, ड्रेन के बाहर चला जा रहा है, ड्रेन थोड़ा सा सोख लेता है, ओके, या फिर और कोई कारण है जिसकी वजह से वाटर जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ज़मीन को पानी से भरने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा हीट देना होगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पानी देना होगा। वैसे ही
यहाँ पे हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें हीट कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे हीट का तो लॉस हो रहा है ना, किसके लिए लॉस हो रहा है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा हीट लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा हीट यहाँ पे देना होगा। दैट इज़ वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। ठीक है, बात समझ में आया? पूरा एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिएगा, एंड ये मैं आपको समझा दिया हूँ, तो फिर आप अगर समझ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा जो आंसर है जल्दी याद हो जाएगा। अगर समझ नहीं पाए हैं तो फिर एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा ये पार्ट को, देन उसके बाद जो नोट आपने लिखे हैं, जो आंसर आपने लिखे हैं, ठीक है, उसको एक बार रीड करिएगा धीरे धीरे से, तो पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में जो चीज़ समझ में नहीं आता दोस्तों, उसको बार बार करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार करो, देखिएगा वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो के पूरे पार्ट में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो फिर उसको फिर रिवाइंड करके पीछे ले जाके फिर से देखिएगा, फिर से वही बात को सुनिएगा, तो आपको सारी बातें फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ने क्या किए हैं, Cp एंड Cv के बीच में हम लोगों ने देख लिए हैं कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। अभी हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Cv एंड Cp। ठीक है, Cv एंड Cp, तो हम लोग जानते हैं Cp क्या है, ज़्यादा है Cv से, तो Cp माइनस Cv अगर करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आएगा R। अब ये R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये R जो है दोस्तों, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका भी एक वैल्यू रहता है दोस्तों, इसका वैल्यू क्या है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ओके, तो ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, एंड ये हमारा रिलेशन Cp एंड Cv के बीच में। ओके दोस्तों, चलो अब हम लोग चले जाते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में। आज का लास्ट टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे दोस्तों, कितने तरह के टाइप होते हैं। अभी हम लोग थर्मोमीटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका जो लिक्विड यूज़ होता है थर्मोमीटर में, उसके ऊपर बेस करके भी हम लोग थर्मोमीटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर मेजरमेंट का जो रेंज होता है उसके ऊपर भी बेस करके क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ टाइप ही पूछा गया है। ओके, एंड उसके साथ हम लोग देख लेंगे कौन सा जो थर्मोमीटर है किस काम के लिए यूज़ होता है, एंड उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने का रेंज क्या है। ओके, चलो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, पहला क्या होगा, बेस्ड ऑन थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन यूजेस। ठीक है, और टेम्परेचर रेंज और टेम्प रेंज। ठीक है, ओके, तो अलग अलग तरह का थर्मोमीटर होता है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन थर्मोमेट्रिक लिक्विड, थर्मोमीटर के भीतर जो फ्लूइड या फिर जो लिक्विड यूज़ होता है उसके बेस पे हम लोग कैसा कर सकते हैं दोस्तों। एक तो आपका आएगा मरकरी वाला, मरकरी। ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर। दूसरा आएगा आपका एल्कोहल थर्मोमीटर। एल्कोहल थर्मोमीटर। ठीक है, और देन उसके बाद आएगा गैस थर्मोमीटर। ओके, मरकरी जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका मरकरी थर्मोमीटर। ओके, ठीक है, वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी का यूज़ करते हैं। एंड एल्कोहल थर्मोमीटर में मरकरी के जगह पे एल्कोहल यूज़ किया जाता है। एंड क्योंकि मरकरी दोस्तों, मरकरी अगर एक्सपोज होता है, थर्मोमीटर अभी अगर किसी भी कारण से ब्रेक हो जाए तो फिर मरकरी एक्सपोज हो जाएगा, मरकरी निकल जाएगा, तो मरकरी हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मरकरी को सभी जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड मरकरी थर्मोमीटर को हर एक जगह पे यूज़ नहीं किया जाता है, उसके बदले में एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। एंड एल्कोहल जो होता है दोस्तों, ये कलर्ड एल्कोहल होता है। ठीक है, कलर किया गया एल्कोहल होता है थर्मोमीटर के भीतर। ये थर्मोमीटर हो गया, ऐसे थर्मोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल रखा जाता है, ये है क्या, कलर्ड एल्कोहल, रंगीन एल्कोहल। ठीक है,
ओके। एंड अल्कोहल से जो मेजरमेंट आता है दोस्तों वो मरकरी से भी ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ओके। देन उसके बाद गैस थर्मोमीटर, तो यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे अब गैस यूज़ किया जाए तो वो हो गया गैस थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो ये 3-4 तरह का टाइप है अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन थर्मोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है। थर्मोमेट्रिक लिक्विड, अभी थर्मोमेट्रिक लिक्विड का कुछ प्रॉपर्टी होता है। थर्मोमीटर में जो सब हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं या फिर फ्लूइड यूज़ करते हैं उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, जो लिक्विड हम लोग यूज़ करेंगे वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग देख सके। ऐसा नहीं है कि वो ग्लास ट्यूब में है, थर्मोमीटर के भीतर है एंड उसको हम लोग देख नहीं सकते। वो ट्रांसपेरेंट अगर होगा, इस पार से उस पार देख सकते हैं, तो फिर हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड को देख सकते हैं तो फिर रीडिंग लिया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी रहना चाहिए द लिक्विड यूज्ड शुड बी विजिबल, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, जो लिक्विड हम लोग यूज़ करेंगे उसका थर्मल एक्सपांशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसका एक्सपांसन जो है, उसका जो वृद्धि है, बढ़ोतरी है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीट देते, टेम्परेचर होगा तो उसका एक्सपांसन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो उसका जो रेंज, उसका जो रेट है इंक्रीज़ होने का वो अगर ज़्यादा हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब जिसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस में जो रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा लिक्विड का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, ठीक है ना, तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका क्या होना चाहिए, उसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग वेरियस रेंज के टेम्परेचर माप सकते हैं। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट वो नीचे रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नीचे रहना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए एंड इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के लिक्विड को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, चलो अभी फिर से हम लोग टाइप पे चले आते हैं, बेस्ड ऑन यूज्ड और टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो ये आप अपनी किताब से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, उतना टाइप लिखने का यहाँ पे समय नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, आप लिखते जाइए। ओके, सबसे पहला जो टाइप होता है बेस्ड ऑन यूज़ और टेम्परेचर रेंज, ये होता है आपका क्लिनिकल और मेडिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल एंड जो मेडिकल पर्पज़ के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं दोस्तों वो है आपका क्लिनिकल और मेडिकल थर्मोमीटर, ठीक है। एंड ये हम लोग जनरली बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहता है दोस्तों, इसका जो रेंज रहता है 36 से 42 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का रेंज रहता है। ओके, अगर वही वे फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट मतलब 96 या फिर 94 से आपका 105 और 6 तक रहता है, ठीक है, इसका रेंज। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, एंड उसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर जहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट के, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट के हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। जैसे कि अभी कोरोना काल में जो भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो भी थर्मोमीटर यूज़ होता है ना, ऐसे ऐसे बंदूक की तरह, ऐसे यहाँ पे देखा जाता है, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाता है एंड वहाँ पे एक रीडिंग देता है, तो वो है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद इंफ्रारेड एयर थर्मोमीटर, इंफ्रारेड एयर थर्मोमीटर, ठीक है। इंफ्रारेड एयर थर्मोमीटर जनरली कान में ऐसे सेट करके देखा जाता है, कान में ऐसे इंफ्रारेड टेम्परेचर की वजह से जो इंफ्रारेड वेव डेवलप होते हैं ना कान में हमारा, तो उसको मेजर करके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो ये हो गया इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद कंस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गैस थर्मोमीटर को कांस्टेंट प्रेशर में रख के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। देन उसके बाद एक और टाइप आ गया प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है, प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देन उसके बाद आता है थर्मोकपल थर्मोमीटर एंड आखिर में आता है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर थर्मोमीटर। ओके, तो चलो ये कुछ टाइप हो गया दोस्तों। ये देखो अब क्या है, अब अगर हम लोग रेंज की बात करें तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसका जो रेंज होता है दोस्तों, इसका रेंज होता है आपका लगभग आपका इसका होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है, इसका रेंज होता है 0 केल्विन से
टू 500 केल्विन, इतना टेम्परेचर रेंज में ये मेजर कर सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, प्लाटिनम रेजिस्टेंस ठीक है, प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ये आपका मेजर कर सकता है 500 केल्विन से 2300 केल्विन तक, इतना रेंज में ये हमारा प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका यही यूज़ है कि इसके बीच अगर कोई भी टेम्परेचर है तो फिर उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है। इसका भी रेंज है 500 केल्विन टू 2300 केल्विन, ठीक है। इसके बीच में ये भी मेजर कर सकता है। एंड उसके बाद चले आते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर थर्मोमीटर, तो ये इसका जो टेम्परेचर रेंज है दोस्तों वो मोर देन 2000 केल्विन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और मोर देन 2000 केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर उसको मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गया दोस्तों। सिर्फ आपको टाइप्स एंड उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो अगर आप याद रखते हैं तो बेटर रहता है। ये कुछ टाइप्स एंड टाइप्स तो बहुत है थर्मोमीटर का, तो मैंने जो भी एक एक करके बताया तो वो आप लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। एंड उसके साथ ये कुछ टाइप है जिसका रेंज हमें पता है कि ये इतना यूज़ कर सकता है। बस थर्मोमीटर के टाइप में आपको इतना ही पढ़ना है, थर्मोमीटर से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन थर्मोमीटर का जो स्केल का जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो आप डेफिनेटली याद रखेंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में जो रिलेशन है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब उससे न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि ऐसा पूछा जाएगा कि सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर ऐसा है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, केल्विन स्केल में कितना होगा, ओके। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क या 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए, ओके। तो वो वाला पार्ट आप बहुत अच्छी तरह से एकदम समझिएगा, ठीक है, एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला पार्ट जो टाइप ऑफ थर्मोमीटर था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस में है थोड़ा सा याद रखते हैं तो बेहतर रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड एंड उसके जो भी कोफिशिएंट है एक्सपांशन का, ओके, लीनियर देन सुपरफिशियल देन क्यूबिकल, उसके बीच में रिलेशन देखेंगे एंड उसी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अभी के लिए हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं एंड अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी बराबर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों थैंक यू।